अगेन ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 29 अगस्त 2022, सोमवार का दिन है और आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप आपकी स्क्रीन के सामने इमेज देख पा रहे हो वो है सुपरटेक कंपनी द्वारा बनाए गए ट्विन टावर्स की इमेज, जिनको कि कल गिरा दिया गया है। क्यों इनको गिराया गया, तो एक्चुअली में बताते हैं कि इनको बनाते टाइम जो कॉड होता है, बिल्डिंग कॉड, उसको फॉलो नहीं किया गया। तो 2014 में ही इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था उन्होंने बोल दिया था इन बिल्डिंग्स को गिराने के लिए। बाद में आगे केस को ले जाया गया, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि इनके अंदर बहुत सारे जो मानक है उनको फॉलो नहीं किया गया है, तो इन बिल्डिंगों को गिरा देना है, और फिर फाइनली इनको गिरा दिया गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं और आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये पोषण अभियान के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, मोदी जी, बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन हैव ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पोषण अभियान। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे काफ़ी हॉलिस्टिकली, ठीक है, इस न्यूज़ के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल जो है मैच इंडिया जीत गई है पाकिस्तान से, ठीक है, ये उसके रिगार्डिंग इमेज है और ये टैली है कि मतलब इंडिया किस पोजीशन में है इस टैली के अंदर, ये आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़ है हमारे पास, पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया रेफर्स टू ताइवान स्ट्रेट मिलिट्राइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं बता दूं आपको कि पहली बार इंडिया ने इसके बारे में बोला है, अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर टू वॉट इट कॉल्ड द मिलिट्राइजेशन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। पहली बार इसके बारे में स्टेटमेंट इंडिया ने अपनी बोली है, मार्किंग ए रेयर इंस्टेंस ऑफ इंडिया ऑफ न्यू दिल्ली अपेयरिंग टू कमेंट ऑन चाइनाज एक्शंस टुवर्ड्स ताइवान। The reference to Taiwan in a statement late on Saturday issued by Indian High Commission in Sri Lanka marked a more pronounced expression over the situation in the Taiwan Strait than its previous response on August 12 to China's military drills। ठीक है, तो ये बात रही है पूरी। अब हम देख लेते हैं। ये रहा ताइवान स्टेट, ये ताइवान रहा, ये हांगकांग रहा, यहीं पे मकाऊ है, ठीक है, और ये चाइना है, और ये पूरा आप देख सकते हो मैप के अंदर, नीचे फिलीपींस आ ही रहा है, ठीक है। ये ताइवान स्ट्रेट है जहाँ पे कि काफ़ी ड्रिल कर रहा है चाइना, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ताइवान के ऊपर, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाइकली इन बजट सेशन। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल अब हम बजट सेशन में लेके आएंगे, ऐसे अश्विनी जो वैष्णव हैं हमारे आईटी मिनिस्टर, वो बोल रहे हैं। तो आपको पता ही है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पहले रखा गया था, फिर उसको वापस ले लिया गया। अभी हमारी एक इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पे इतने सारे लोगों का जो डाटा है अभी वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। तो इस वजह से जल्दी डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाने की कोशिश की जा रही है। अभी इसमें कुछ खामियां थी, इस वजह से इसे वापस ले लिया गया। अभी इसे वापस से ड्राफ्ट किया जा रहा है और फिर इसे बजट सेशन में लाने की बातें की जा रही है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं हमारे जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, आईटी मिनिस्टर, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है द ड्राफ्ट ऑफ द रिवाइज डाटा प्रोटेक्शन बिल विल बी रिलीज फॉर कंसल्टेशन सून विद द गवर्नमेंट, प्लानिंग टू प्रेजेंट इट इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट सेशन। तो ऐसा आईटी जो हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे हैं। तो हुआ क्या था पहले, तो इसमें थोड़ा सा इसको हॉलिस्टिक बनाने की कोशिश की जा रही है इस बिल को, ठीक है, और मतलब जो पहले खामियां थी उनको दूर करके दोबारा से रीड्राफ्ट करके इसको पेश की जाने की कोशिश है ना। तो इसमें बोला जा रहा है आगे, जो कंट्रीज डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क शुड बी इन ट्यून विद मॉडर्न टाइम्स एंड नॉट लुक लाइक एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए पेपर सिस्टम फॉर ए डिजिटल वर्ल्ड। तो मतलब जो मॉडर्न टाइम है उसके जैसा, उसके बिहाफ पे, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कुल मिला के हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको, ये आईटी मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट अर्लियर दिस मंथ विड्रॉ कर लिया था बिल को, आपको पता ही है, पूरी बात है ना, इसको बताने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। और फिर आगे जो है वो बोलते हैं ये डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में कि दो तीन चीज़ें आने वाली है, नहीं क्या आने वाली है। एक तो क्या होगा, हमारा जो विजन है ना डिजिटल इकोनॉमी का, उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या नई लेजिस्लेशंस आने वाले हैं, क्या चीज़ें आने वाली है, अब देख लेते हैं। एक तो न्यू टेलीकॉम बिल आने वाला है, ठीक है, जो कि एडवांस स्टेज पे है ड्राफ्टिंग के, और एक डाटा प्रोटेक्शन बिल आएगा ही, और एक डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा, डैट वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट, ठीक है। तो द डाटा प्रोटेक्शन बिल एंड डिजिटल इंडिया एक्ट डैट वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट, ये बोल रहे हैं हमारे आईटी मिनिस्टर, ओके। और उसके बारे में आगे भी बात की है, ये भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज़ हमारी हो गई है ना। आपको पता है कि हमारे नए सीजीआई आ चुके हैं। अब सीजीआई अपना स्टार्ट करेंगे अपना टेन्योर जो है, उसमें जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में वो केसेस लेने वाले हैं, वो सिविल लिबर्टीज़ के रिगार्डिंग केसेज हैं, उनके साथ वो हैंडल करेंगे, उनको डील करेंगे। सिविल लिबर्टीज जो हैं वो जहाँ पे भी वायलेट तो नहीं हो रही है कहीं पे, उसको वो देखेंगे। तो केसेज रहने वाले हैं फर्स्ट वीक में, वो सिविल लिबर्टीज़ के रिगार्डिंग केसेज है। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेज हैं वो आप देख सकते हो। तो एक जो केस है फर्स्ट, वो तो है जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन्स की बेल के रिगार्डिंग केस है, और एक कर्नाटका हिजाब का केस है, और भी एक दो केस है,
ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग देखने वाले हैं। जो एक हमारे तीस्ता, ठीक है, उनके रिगार्डिंग भी जर्नलिस्ट जो हैं तीस्ता सतलवाड़, उनके रिगार्डिंग भी केस है। तो इन सभी केसेस को वो देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सभी सिविल लिबर्टीज़ के केसेस रहेंगे। ठीक है। तो इनका आपको पता है कि जो ये कलप्पन वाला जो केस है उसमें क्या है कि ये हाथरस जा रहे थे। ठीक है। इन फेमस केस हुआ था, ये काफ़ी दलित गर्ल हाथरस के अंदर जो रेप का केस हुआ था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उआपा इनके ऊपर लगाया गया था। तो उसके अंदर ये हैं, सज़ा काट रहे हैं अभी। ठीक है। उसी तरीके से एक भीमा कोरेगांव की जो इंसिडेंट है, ठीक है, उसमें नवलखा, गौतम नवलखा जो है, उन्होंने, वो एक्टिविस्ट हैं। तो द सेम बेंच इज ऑल्सो हियरिंग ए अपील फाइल्ड बाय द एक्टिविस्ट गौतम नवलखा एंड अक्यूज इन द भीमा कोरेगांव केस के अंदर अक्यूज हैं एक अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन टू रिजेक्ट हिज रिक्वेस्ट टू बी शिफ्टेड फ्रॉम, यहाँ पे इनको शिफ्ट करने की बात चल रही है कि नहीं, होम अरेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि हमें होम अरेस्ट प्रोवाइड कीजिए एज कम्पेयर टू दैट, वो भी रहेगी पेटिशन। तो उसको भी ये देखेंगे, उसको भी हैंडल करेंगे, उस अपील को भी, सॉरी, है ना। और ये सभी केसेस ये हैंडल करेंगे। तो बस यही था, सिविल लिबर्टीज के रिगार्डिंग केसेस को देखने वाले हैं सीजीआई फर्स्ट वीक के अंदर। ओके। अब देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन विद स्पुर द ग्रोथ। तो ये इस पर करेगा। तो हमारी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, वो बता रही हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कुल मिला के ग्रोथ को इस पर करेगा, बढ़ाएगा मतलब। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ नहीं है, लोगों को समावेशन करना फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ठीक है। यही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। तो लोगों के अकाउंट खुलवाना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ेगी, ये निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं, और ये हेल्प करेगा ग्रोथ के अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं इस न्यूज़ के अंदर क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ वाइल विच इंश्योर द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो भी मतलब इंक्लूड होगा, उसका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वो भी इकोनॉमी में पार्ट लेंगे। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री जो जन धन योजना रही है, वो प्रधानमंत्री जन धन योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, जो 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। और इसमें अब तक 46 करोड़ जो है अकाउंट खुल चुके हैं और 1.74 करोड़ लाख करोड़ का डिपॉजिट हो चुका है। और 67% जो अकाउंट्स है वो कहाँ से हैं, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर है, जो कि अपने आप में फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन को बताता है। ठीक है। और इसमें 56% जो अकाउंट्स हैं वो किसके हैं, फीमेल्स के हैं, जो भी वुमेन एम्पावरमेंट को भी बताता है। तो इसके थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह काफ़ी आसान हो गया है, और अब सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचाया जा सकता है। उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीधा फ़ायदा हो सकता है। लीकेज को काफ़ी कम कर दिया गया है और लीकेज की पॉसिबिलिटी दूर हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कंटिन्यूशन हो रहा है पीएमजेडीवाई का बियॉन्ड 2018। सो इससे एक मार्क काफ़ी एक अच्छा मतलब क्या हुआ है, इस अप्रोच से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी हद तक और ज़्यादा हुआ है। ठीक है। तो पहले केवल ऐसा था कि हर हर हाउस होल्ड के पास एक अकाउंट होना चाहिए, उसको बदल के बोल दिया एवरी अडल्ट, हर अडल्ट के पास, हाउस होल्ड नहीं, एवरी अडल्ट के पास अब अकाउंट होना चाहिए, ताकि डीबीटी वगैरह जब किया जाए तो कोई दिक्कत वगैरह ना आए। ठीक है। और भी यदि कोई स्कीम आती है तो उसको भी सीधा ट्रांसफ़र किया जा सके। और आपको पता है पीएम किसान स्कीम के बारे में, जिसमें कि 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने में दिए जाते हैं और 6,000 रुपये पर साल दिए जाते हैं किसानों को। उसको भी मतलब सीधा अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करना पॉसिबल हो पा रहा है पीएमजेडीवाई के थ्रू। और बताया जा रहा है कि कोविड के अंदर भी पीएमजेडीवाई ने के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो डिस्ट्रेस क्रिएट हो सकता था, उससे बचे हैं हम पीएम किसान के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करके एंड ऑल दैट। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई है। आगे हम देख लेते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो पीएमजेडीवाई को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसको अच्छे से देख लेते हैं, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। पीएमजेडीवाई का जो ऑब्जेक्टिव है वह इंश्योर करता है एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज टू दी एक्सक्लूडेड सेक्शन। एक्सक्लूडेड जो सेक्शन है, जो सेक्शन छूट चुका है, उसका बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है पीएमजेडीवाई के अंदर। जो वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप्स है ना, एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द सेम। तो मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट के उनको ऊपर उनको अकाउंट्स अवेलेबल करवाया जाए और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है यदि इसको मैं बोलूँ तो इसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना लोगों को, उनको सेविंग्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एडवाइस उनको देना, बैंक अकाउंट उनको प्रोवाइड करना, पेमेंट एंड रेमिटेंस उनको की व्यवस्था उनके लिए करना, और अफोर्डेबल क्रेडिट उनके लिए अवेलेबल करवाना। तो ये सभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। केवल मेयरली अकाउंट्स खुलवाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। उनको इंश्योरेंस देना, अफोर्डेबल क्रेडिट देना, पेमेंट एंड रेमिटेंस के लिए व्यवस्था करवाना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, सभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। ठीक है। और आगे और देख लेते हैं पीएमजेडीवाई के बारे में। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, ब्रांच एंड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मतलब कि ये सब भी होता है इसमें। अकाउंट्स ओपन और ऑनलाइन अकाउंट्स इन द कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द बैंक्स ना। फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एवरी हाउस होल्ड से फोकस को शिफ्ट करके एवरी जो अनबैंक्ड अडल्ट है उस तक शिफ्ट कर दिया गया है। बाद में बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है 10,000 की इसमें प्रोवाइड की गई है।
फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर क्या है, प्रमोटिंग सेविंग्स, यूज ऑफ द एटीएम्स वगैरह सब लोगों को बताया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन को किस तरह से यूज में लिया जाए, बेसिक मोबाइल फ़ोन को बैंकिंग के लिए, वो सब बताया जा रहा है लोगों को। इंटर ऑपरेटेबिलिटी है ना, इंटर ऑपरेटेबिलिटी इंश्योर की गई है, ठीक है, किसके थ्रू, रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू और आधार इनेबल्ड पेटीएम सिस्टम AEPS को स्टार्ट किया गया है। क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड किया गया है टू प्रोवाइड बैंक सम गारंटी अगेंस्ट द डिफॉल्ट्स। तो इसमें क्या किया गया, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, यदि कोई डिफॉल्ट हो जाते हैं तो टू प्रोवाइड बैंक सम गारंटी अगेंस्ट डिफॉल्ट्स, ठीक है, तो ये भी किया गया है। अचीवमेंट्स क्या रही है इसकी PMGDY की, तो ये रहा है द नंबर ऑफ द अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो मैंने पहले भी आपको आंकड़े बता दिए थे। और 55.47 जनधन अकाउंट जो है होल्डर्स वुमेन है लगभग 56 के आसपास, और 67% के आसपास जो होल्डर्स हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर है, जिससे कि पता चलता है कि मार्जिनली जो वीकर जो सेक्शन है उनके अकाउंट्स खुले हैं। और डिपॉजिट भी काफ़ी हो गया है, बता दिया गया था, मैंने शुरू में बता दिया था, ठीक है। अब PM किसान स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडर द स्कीम द सेंटर ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 6,000 पर ईयर, मैंने पहले बता दिया था, और 4-4 महीने में 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट के अंदर ये चलता है। और इसके लिए कोई पहले लैंड की मतलब जो साइज होती है ना, लैंड होल्डिंग्स का पहले एक क्राइटेरिया बनाया था, उस क्राइटेरिया को बाद में हटा दिया था। 2 हेक्टेयर का वो क्राइटेरिया था, बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था। अभी रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स सभी किसानों को दिए जाते हैं 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार की किस्त दी जाती है। और ये फरवरी 2019 के अंदर स्कीम लॉन्च हुई है, ठीक है। फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फर्स्ट ऑफ ऑल विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% फंडिंग इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अच्छे से याद रखना है इसको। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंडिंग जो इसमें आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज कैसे होता है, द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज फार्मर्स फैमिली किसके पास आती है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और यूटीज के पास में, यूटी की जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, उनके पास में होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। PM किसान हमने देख लिया। अब इसमें नासा के बारे में बताया कि नासा दोबारा से रिलॉन्च कर रहा है, कुछ मतलब रिलॉन्च नहीं कर रहा है, नासा लॉन्च करने वाला है रॉकेट मून के ऊपर। तो आपको पता है कि नासा ने पहले भी लॉन्च किया था, तो वो काफ़ी फेमस उनका एक मिशन रहा था, उसका नाम इसमें लिखा हुआ भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ, अपोलो प्रोग्राम जो रहा था, है ना। तो नासाज अपोलो प्रोग्राम विच लैंडेड 12 एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, जिसने कि 12 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजा था। वैसे अब नया प्रोग्राम आने वाला है नासा का, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे वो 98 मीटर क्या है, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, मोस्ट पावरफुल अब तक का ये रॉकेट है ना, पावरफुल एवर बिल्ट बाय नासा। तो ये इसके बारे में बता दिया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम। मोदी इनॉग्रेट्स कैनल इन कच्छ, तो इन्होंने कैनाल को कच्छ में इनॉग्रेट किया है। तो वहीं पे इन्होंने कुछ बातें भी बोली हैं। तो इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग में जब गुजरात गवर्नमेंट वो थे तो काफ़ी बार इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, है ना, उनके टेन्योर के दौरान भी काफ़ी लोगों के द्वारा। तो उसके बारे में बोलते हैं। फिर कच्छ के बारे में तारीफ भी करते हैं काफ़ी कि कच्छ ने जिस तरह से वहाँ पे भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, फिर किस तरह से रीबिल्ड किया गया कच्छ को और कितना डायनेमिक बनाया गया, है ना, वो काफ़ी अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और हम इंडिया को भी 2047 तक वैसा ही बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये हुआ क्या है, नर्मदा कैनाल है एक, जिसको कि इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि क्या करेगा, पानी लेके आएगा साउथ से, वाटर टू कच्छ फ्रॉम द नर्मदा सरोवर डैम इन गुजरात, है ना, इन साउथ गुजरात। तो साउथ गुजरात में जो नर्मदा सरोवर डैम है वहाँ से ये पानी लेके आएगा। तो ये नर्मदा कैनाल है जिसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे डिग्नेटरीज रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो गुजरात के CM हैं वो भी हैं। तो CM कौन है, भूपेंद्र पटेल जी हैं, वो भी यहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर मोदी जी इसी में आगे चलते हुए बोलते हैं कि जो कच्छ का जो मॉडल रहा, कच्छ ने जिस तरह से रीडेवलपमेंट किया, अपने आप को दोबारा से खड़ा किया, वो काफ़ी डायनेमिक था और काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब कि इनोवेशंस वगैरह किए गए हैं। और ऐसा ही हम इंडिया की लेवल पे भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही इसके अंदर बताया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो इसमें से हो जाता है वो यही है कि कौन सी कैनाल है और किसको लिंक कर रही है ना, वो देख लेना है। आगे चलते हैं। तो बूस्ट सेल्फ रिलायंस, राजनाथ रिलीज 3rd इंडिजनाइजेशन लिस्ट, ओके। तो काफ़ी सारा जो हम प्रिक्योर करते थे अब तक बाहर से, है ना, उसमें सबका इंडिजनाइजेशन किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी 3rd जो है ना पोजीशन इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि 780, है ना, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स हैं उनको इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा। इस तरीके की बातें मतलब इसमें हैं। और उन्होंने ये बात यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है। तो बूस्ट सेल्फ रिलायंस राजनाथ जी ने ये किया है।
तो डिफेंस मिनिस्टर सेट्स टाइमलाइन फॉर इंपोर्ट बैन ऑन 780 क्रूशियल इक्विपमेंट्स, तो इनका इंपोर्ट बैन करना है ना, तो इसके बारे में बात हो रही है। फिर आगे बोलते हैं अचीव सेल्फ रिलायंस। तो मिनिस्ट्री एक्सपेंडेड दैट इंडिजनाइजेशन ऑफ दीज आइटम्स विल बी टेकन अप थ्रू डिफरेंट रूट्स अंडर दी मेक कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। एंड ये सब आपको पता ही है, फिर इसके थ्रू हम ये करेंगे और फिर सबको इंडिजनाइजेशन करना है, मतलब इंडिया के अंदर ही बनाना है, इनके प्रोक्योरमेंट को कम करना है और आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, यही गोल है। तो यही इस न्यूज़ के अंदर था। आगे हम चलते हैं, ठीक है। मोदी आस्क्स पीपल टू जॉइन फाइट अगेंस्ट दी माल नरिशमेंट। तो उसी में से ये हमने जो स्टार्टिंग में भी लगाई थी लाइन, ये वहीं से निकल रही है। बेटर यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी पब्लिक पार्टिसिपेशन हैव ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोषण अभियान। तो इसमें है क्या कि लोगों से अर्ज किया है मोदी जी ने कि आप भी माल जो नरिशमेंट है उसके प्रति फाइट कीजिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा माल नरिशमेंट पाया जाता है, स्टंटिंग वास्टिंग की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उन्होंने मोदी जी ने प्रेज भी किया है लोगों को कि जिस तरह से उन्होंने अमृत महोत्सव में पार्ट लिया और जिस तरह से फ्लैग का सेलिब्रेशन किया, फ्लैग सेरेमनी में सबने भाग लिया, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना, सभी लोगों ने फ्लैग को अपने अपने घरों में फहराया वगैरह वगैरह, तो उन सभी चीज़ों को इन्होंने प्रेज भी किया है। तो हाईलाइटेड कलेक्टिव एफर्ट ड्यूरिंग द अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, पीएम वांट्स एवरीवन टू कंट्रीब्यूट। तो पीएम जी चाहते हैं कि 2037 तो जो हमारा अमृत काल है और 2047 की जब हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो जिसमें शपथ भी दिलाई है, कुछ शपथों की भी, कुछ प्रतिज्ञाओं की भी बातें की हैं मोदी जी ने, तो उनमें लोग भी बढ़ चढ़ के पार्ट लें, हिस्सा लें और माल नरिशमेंट के खिलाफ भी लोग लड़ाई लड़ें और देश को आगे लेके जाएं, ठीक है, और देश को इस एक जो कमी है इससे बाहर निकालें, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे एक्सहॉर्टेड द नेशन टू फाइट malnutrition, stressing that social awareness was crucial for this fight. He also applauded the collective spirit in celebrating the tricolor as a part of Azadi का अमृत महोत्सव मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है अपना मन की बात, उसमें भी काफ़ी सारी बात बोली है। उन्होंने बोला है अमृत धारा, ठीक है, तो अमृत धारा के रिगार्डिंग भी बोला है ऑफ दी अमृत महोत्सव वाज फ्लोइंग इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री इन दिस मंथ, सभी जगह बह रही है, उसी को हमको कंटिन्यू करना है। उस स्पिरिट को, इस एनर्जी को, उत्साह को आगे लेके जाते हुए हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना है और लोगों को एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेशन करना है, ठीक है। आगे मोदी जी बोलते हैं देयर वर मैनी क्रिएटिव एंड डाइवर्स एफर्ट्स बीइंग अंडरटेकन अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन के लिए, ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं। बेटर यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी यदि हम करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन को हम बढ़ाते हैं और इन सब चीज़ों के थ्रू हम जो पोषण अभियान है उसकी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और द जल जीवन मिशन जो है, जो कि चल रहा है अभी, ये बिग इम्पैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में जल जीवन मिशन ने भी काफ़ी बड़ा रोल निभाया है, ये बता रहे हैं वो आगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है पोषण अभियान के बारे में। अभी हम देख लेंगे आगे पोषण अभियान है क्या, किसको रीनेम करके पोषण अभियान रखा गया है नाम, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर है, हमने रिकमेंड किया था, एक तरह से बोला था यूएन को, और यूएन ने स्वीकार कर लिया है कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के तौर पे मनाया जाए, ठीक है। तो इंडिया तो हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर रहने वाला है 2023 जो है, और इसके रिगार्डिंग भी मोदी जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे मिलेट्स बहुत मतलब कि शुरू से ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता रहा है मिलेट्स का, और जब भी हमारे यहाँ पे कोई फॉरेन गेस्ट आते हैं तो हम उनको भी मिलेट से बनी हुई जो भोजन सामग्री होती है वो पेश करते हैं और वो उसको एंजॉय भी करते हैं, उसके बारे में काफ़ी जिज्ञासु भी होते हैं और जानना चाहते हैं। और हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर हमने काफ़ी लंबे टाइम से मिलेट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रही है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है मिलेट्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जब हम माल न्यूट्रिशन से फाइट करने की बात कर रहे हैं, तो जो हम इंडिजीनियसली उगाते आए हैं आज तक, उसी मतलब कि कोर्स ग्रेन को और मिलेट्स को यदि हम अच्छे से उगाते हैं और अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो हम माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में फिर ये और भी बात करते हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश वगैरह के अंदर जो इंटरनेट वगैरह का पेनिट्रेशन हो रहा है, और जिस तरह से ये सब चीज़ें पूरी कंट्री के अंदर अब इंटरनेट का पेनिट्रेशन ठीक ठाक सा होता जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी मोदी जी ने यहाँ पे बात की है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा किसके बारे में, पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण जो है उसके बारे में। तो इसमें हुआ क्या है, सेंट्रल ने अप्रूव किया है विद सेंटर आउटले ऑफ कितने 54,000 के आसपास करोड़ का, 54,000 करोड़ का नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसका आउटले रखा है। इंश्योरिंग न्यूट्रिशन और एनकरेजिंग एजुकेशन, तो न्यूट्रिशन को भी लेके चलना है और एजुकेशन को भी साथ में लेके चल रहा है। एरिया ऑफ स्पेशल फोकस कौन कौन से हैं, इंकरेजमेंट करना है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनका, एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम पोषण के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों का इंक्रीजमेंट करना है, इनको एनकरेज करना है उस चीज़ के लिए। स्कीम टू सपोर्ट ऑब्जेक्टिव अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आगे क्या है, प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन एस्पिरेशनल एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स
विद हाई प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया। तो वहाँ पे क्या करना है, फोकस ज़्यादा करना है। तो ये फोकस एरियाज हैं। कुकिंग कॉम्पिटिशन्स विल बी एनकरेज्ड एट ऑल लेवल टू प्रमोट, किस तरीके की कुकिंग को प्रमोट करना है, ठीक है, इस तरीके के फूड को प्रमोट करना है जो कि क्या हो, एथनिक हो, ठीक है, और कल्चरल लाइन के ऊपर हो, ठीक है। और फिर पीएम पोषण के बारे में हम देख लेते हैं। एंश्योरिंग होलिस्टिक न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, पीएम पोषण इन स्कूल टू कंटिन्यू फॉर 5 मोर ईयर्स। तो मिड डे मील इन स्कूल्स रीनेम्ड एज नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण शक्ति निर्माण। तो इस तरह से इसको नाम को बदल दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो टोटल बजट है वो 1.3 लाख करोड़ का फॉर 5 ईयर्स पीरियड के लिए है। ये 5.1 किसका, 1.3 लाख करोड़ का 5 साल का बजट है, किसका, पीएम पोषण का, जिसको कि मिड डे मील को बदल के पीएम पोषण कर दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा अच्छे से। ये करेगा कवर 11.80 करोड़ चिल्ड्रंस को इन 11.20 लाख स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो 11.80 करोड़ चिल्ड्रंस को 11.20 लाख स्कूल्स के अंदर ये क्या करेगा, कवर करेगा, प्रमोट करेगा। ये न्यूट्रिशन गार्डन्स इन स्कूल्स है ना, न्यूट्रिशन गार्डन्स होंगे स्कूल में, इसको प्रमोट करेगा ये। तो ये सब कुछ था इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम इस पर चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो कंसर्न्स अराउंड आधार वोटर आईडी लिंकेज, तो इसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार बात की है। आधार और वोटर आईडी को लिंक किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कंसर्न्स क्या हैं, इसके बारे में और थोड़ी हम होलिस्टिकली बात कर लेते हैं। तो वाई डज द गवर्नमेंट वांट दिस, गवर्नमेंट चाहती क्यों है ऐसा। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा कंडक्ट करता रहता है रेगुलर एक्सरसाइज टू मेंटेन अडेप्टेड एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द वोटर बेस। तो उसके लिए लगातार कंटिन्यूसली एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता रहता है। ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज टू वीड आउट डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स, इसका जो मेजर रोल होता है, इस जो एक्सरसाइज को करने के पीछे का रीजन होता है वो होता है डुप्लीकेशन को खत्म किया जाए, ठीक है। सच एज माइग्रेंट वर्कर्स हु मे हैव been registered more than once on the electoral rolls in different constituencies or for persons registered multiple times within the same constituency। तो ऐसा होता है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एज पर गवर्नमेंट लिंकेज ऑफ आधार विद वोटर आईडी विल असिस्ट इन इंश्योरिंग दैट ओनली वन वोटर आईडी इज इशूड पर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मतलब डुप्लीकेशन को रोकने के लिए और बार बार जो इलेक्शन कमीशन को ये सब कुछ करना पड़ता है, और यदि इसको लिंक कर दिया जाएगा तो वो सब चीज़ों के एफर्ट्स कम हो जाएंगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि ऐसा किया जाए, ठीक है। आगे बोला गया है, आगे क्वेश्चन है क्या है, इज द लिंकिंग ऑफ आधार विद वंस वोटर आईडी मैंडेटरी। तो क्या है, जरूरी है। तो देखो हुआ क्या है, 2021 के अंदर दिसंबर में पार्लियामेंट ने पास किया है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और 2021 में इसको फिर क्या किया गया, आरपीओ को अमेंड किया गया, आरपीओ 1950 को अमेंड किया गया है। और सेक्शन 23 फॉर है ना, 23 क्लॉज फॉर वाज इंसर्टेड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, इसको लॉज को ऐड किया गया। और क्या बोला गया, इट स्टेट्स दैट electoral registration officer may for the purpose of establishing the identity of any person or for the purpose of authentication of entries in electoral roll or electoral roll of more than one constituency or more than once in the same constituency for citizens already enrolled require them to furnish their Aadhaar numbers। तो इस तरीके की लाइन इसमें लिखी गई है कि require them to furnish their Aadhaar numbers। आगे लिख रखा है, आगे क्वेश्चन बना रखा है क्या है, वाई द मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू द वोटर आईडी एन इशू, ये एक इशू क्यों है ये बताया जा रहा है। तो देखो काफ़ी सारे रीजन है इसका एक इशू बनने के पीछे। तो पहले तो क्या है, द प्रेफरेंस टू द यूज आधार फॉर द वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, क्या रीजन है कि इसी को प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 99.7% ऑफ द अडल्ट इंडियन पॉपुलेशन हैड एन आधार कार्ड, जो कि और किसी भी आईडी से ज़्यादा है, ठीक है। तो आधार कार्ड का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं। तो इस वजह से इसी को ज़्यादा उपयोगी माना जा रहा है। साथ ही साथ में क्या होता है इसके अंदर, सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आधार अलाउज फॉर द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन इज कंसिडर मोर रिलायबल। तो इस तरीके का वेरिफिकेशन ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, क्विकर भी होता है, फास्ट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इस वजह से भी आधार को लिंक करने की बात ज़्यादा चल रही है वोटर आईडी से, ठीक है। व्हाट आर द वाई द मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ द आधार टू द वोटर आईडी एन इशू, ठीक है। तो ये मतलब रीजन क्या है कि आधार को क्यों लिंक कर रहे हैं, उसका रीजन तो मैंने बता दिया आपको। व्हाट आर द ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, तो इसमें ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़ क्या है, देखो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़ काफ़ी सारी हैं। जैसे पहली बात तो क्या हो रहा है कि आधार तो केवल एक रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है सिटीजन का, सिटीजनशिप के लिए तो ये है नहीं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है इसको कि आधार जो है वो रेजिडेंस का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। देयर फॉर वेरीफाइंग वोटर्स आइडेंटिटी अगेंस्ट दिस विल ओनली हेल्प इन टैकलिंग द डुप्लीकेशन, तो इससे केवल डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि रेजिडेंस का प्रूफ है ये। बट विल नॉट रिमूव वोटर्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, लेकिन जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं हैं जो लोग, उनको नहीं हटाया जा सकता है इसकी वजह से इलेक्टोरल रोल से, क्योंकि सिटीजनशिप का प्रूफ तो है ही नहीं। सेकंड, दूसरा क्या है, तो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज की हम बात कर रहे थे। तो जो सेकंड डिफिकल्टी है वो क्या है, द एस्टिमेट ऑफ एरर रेट्स इन बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन डिफर वाइडली।
ठीक है। और बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा एरर्स है और 12% एरर रेट बताई गई है। तो आधार की खुद की ऑथेंटिकेशन और उसकी खुद की डाटाज में बायोमेट्रिक्स में वो काफ़ी ज़्यादा एरर है, तो इस वजह से अपने आप में ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़ में आती है ये चीज़। ठीक है। और फिर बाद में क्या है कि सिविल सोसाइटीज हैज़ हाईलाइटेड दैट द लिंकिंग ऑफ द टू डाटाबेस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड आधार लेड टू द लिंकेज ऑफ आधार डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन विद वोटर आईडी इन्फॉर्मेशन लीड टू द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड सर्विलेंस किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो दिस इज ऑल्सो ए ऑपरेशनल डिफिकल्टी एंड दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ था आधार के बारे में, आधार वोटर आईडी के लिंकेज के बारे में। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं जो कि साइबर थ्रेट के बारे में बताती है। साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग की बात यहाँ पे करनी है हमको। तो इसमें हम देख लेते हैं, बता रहे हैं कि अभी इसके अंदर न्यूज़ के अंदर बताया गया कि आज इतना ज़्यादा मोबाइल बैंकिंग का यूज़ होने लगा है, हर कोई मोबाइल बैंकिंग को यूज़ में लेने लगा है और बहुत वेरियस ऐप्स के थ्रू और मोबाइल के थ्रू हम जो है बैंकिंग फंक्शंस को करते हैं। बहुत सारे सर्वे करे गए हैं तो ये पाया गया है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब बैंकिंग मोबाइल के थ्रू हो रही है। लेकिन एक रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है नहीं अभी साइबर सिक्योरिटी का। ऐसी कंडीशन में कुछ भी मिस हैपनिंग होने की संभावनाएं बन सकती हैं और हमेशा बनी हुई हैं। बिना रॉबस्ट साइबर स्ट्रक्चर के इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन और इतना ज़्यादा मोबाइल को यूज में लेना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए लोगों को ट्रैप में डाल सकता है, जबकि लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी भी ज़्यादा नहीं है और उनके पास हमारे पास कोई रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए, साइबर थ्रेट्स से डील करने के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएटली ये रहेगा। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इसके अंदर पूरा लिखा गया है। तो थोड़े मॉलवेयर्स वगैरह हैं, उनके नाम मालवेयर्स हैं काफ़ी सारे, उनके नाम हमको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि मालवेयर क्या है, ट्रोजन वगैरह, उन सब चीज़ों को इस एडिटोरियल के थ्रू हम समझ लेंगे, थोड़ा जान लेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू 2020 का एक सर्वे हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का, उसमें मतलब काफ़ी आंकड़े सामने आए हैं और इससे पता चला है कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी ठीक ठाक सा हो गया है और काफ़ी लोग इसको बैंकिंग के लिए तौर पे यूज में लेने लगे और कोविड के बाद में तो ये पेनिट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान मिस नहीं करना चाहता इन चीज़ों को अब, क्योंकि उसके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग रहता है। ठीक है, तो फियर ऑफ मतलब कि एक डर रहता है कि यार मैं कुछ बड़ा मिस कर दूंगा यदि मैं इसमें पार्ट नहीं लूँगा, तो इस वजह से लोग अब पार्ट लेने लगे हैं और काफ़ी पेनिट्रेशन हो चुका है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, इंक्रीज थ्रेट ऑफ द साइबर अटैक्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर साइबर अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अब। कसपस की व्यू ऑन थ्रेट। तो मतलब ये कसपस की जो है वो एक क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी फर्म है और इन्होंने बताया इसके बारे में थ्रेट जो है जो आने वाले टाइम पे हो सकती है या अभी भी है। ठीक है, अभी भी है वो। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बात की है। क्या बोल रहे हैं ये, वांस ऑफ एन इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन एंड्रॉइड एंड iOS डिवाइसेज इन द एशिया पैसिफिक। तो बता रहे हैं कि एशिया पैसिफिक के लिए वल्नरेबल हैं सारे मोबाइल डिवाइस और iOS डिवाइस और काफ़ी अटैक यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, आगे बताती है फर्म जो क्या बोलती है कि मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन्स आर डेंजरस मालवेयर। ठीक है, जो मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन्स हैं वो डेंजर मालवेयर हैं दैट कैन स्टील मनी फ्रॉम मोबाइल यूजर्स बैंक अकाउंट्स बाई डिसगाइजिंग द मलेसियस एप्लीकेशन एज लेजिटिमेट ऐप। तो डिसगाइजिंग फॉर्म में आ सकती है एक मैलिसियस एप्लीकेशन और बिल्कुल लेजिटिमेट ऐप आपको लगेगी और ल्योर मतलब उसे अट्रैक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर आप अनसस्पेक्टिंग पीपल इनटू इंस्टॉलिंग द, ठीक है, मालवेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ललचाया जाएगा लोगों को कि आप इंस्टॉल कर लो उस मालवेयर को। ठीक है, और वो इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखो ये ट्रोजन क्या बता रखा है ट्रोजन के बारे में, ट्रोजन इज ए मलेशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट। तो ट्रोजन क्या होता है, लेजिटिमेट लगता है काफ़ी हद तक, बट टेक कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स। जो ट्रोजन के बारे में बता रखा है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है। फिर आगे बोलती है जो फर्म है वो साइबर सिक्योरिटी फर्म बोल रही है, एट द APAC क्या है, एशिया पैसिफिक। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वीकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे। तो ये जो उनके ऑफिस वर्क के जो भी होंगे उन्होंने बोला है कि टू प्रोमिनेंट मालवेयर कैंपेन्स दैट ऑपरेट इन रीजन एंड टारगेट स्मार्टफोन्स यूजर्स इन सेवरल कंट्रीज। तो कौन कौन से दो मालवेयर के कैंपेन्स से चले हुए हैं, कौन से हैं वो, ट्रोजन्स लेट लूज। अब देखते हैं इसके नाम को, है ना। वन मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन कॉल्ड अनुबिस। अनुबिस एक बैंकिंग ट्रोजन है एक तरीके से, हैज़ बीन टारगेटिंग एंड्रॉइड यूजर्स इन 2017 एंड इट्स वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स हैव हिट यूजर्स इन रशिया ऑल्सो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये एक एनुबिस का भी नाम आ जाता है, तो ध्यान रखना आपको क्या है, ये मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है अनुबिस। ठीक है, और ये हैज़ कंटिन्यूड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन्स विद 1 in 10 यूनिक, ठीक है, कैस्पस की यूजर्स एनकाउंटरिंग ए बैंकिंग थ्रेट फ्रॉम दी मालवेयर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका पेनिट्रेशन हो रहा है इस मालवेयर का। ठीक है, और आगे बोल रखा है कि इसमें बाद में कि और भी इसके अंदर बताया गया है। फिर एक और इसमें आगे नाम आता है एक, है ना, ये क्या नाम है, एक नया मालवेयर और है, बियान लियान मालवेयर। ठीक है, ये ध्यान है। स्मिशिंग क्या होती है, कभी आ सकता है वर्ड स्मिशिंग क्या है, तो फिशिंग मैसेज सेंड थ्रू SMS, इसे बोलते हैं स्मिशिंग।
और फिशिंग की डेफिनेशन भी, फिशिंग के बारे में भी आपको देख लेना कि फिशिंग होता क्या है। और फिशिंग को एसएमएस के थ्रू भेजना, फिशिंग मैसेज को एसएमएस के थ्रू भेजना सॉरी, स्मिशिंग बोली जाती है, स्मिशिंग होता है, ठीक है। और एक बियान लियान मालवेयर भी है, अनदर मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन, तो इसका भी आपको नाम याद रखना है। एक है रोमिंग मेंटिस इज अनदर प्रोलिफिक मॉलवेयर टारगेटिंग मोबाइल बैंक यूजर्स, तो ये भी है अपने आप में। द ग्रुप अटैक्स एंड्रॉइड डिवाइसेज एंड स्प्रेड्स द मैलिशियस कोड बाय हाईजैकिंग डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, ठीक है, थ्रू स्मिशिंग एक्सप्लॉइट्स। तो ये सभी चीज़ें थ्रेड्स वगैरह हैं, सामने बहुत ज़्यादा चैलेंज है, ठीक है। तो ये बताए जा रहे हैं सारे के सारे जो चैलेंज है वो, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं सम कंट्रीज आर ऑलरेडी मेकिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड चेंज देयर बिजनेस मॉडल। तो मतलब इसमें बोला जा रहा है कि इंटरऑपरेटिबिलिटी वगैरह की बात चल रही है कि जैसे गूगल पे से फ़ोनपे वगैरह ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट होती है ना, तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बताया गया है, ठीक है। तो बताते हैं सम कंट्रीज आर ऑलरेडी मेकिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड चेंज देयर बिजनेस मॉडल। चाइना फॉर इंस्टेंस हैज ऑर्डर इट्स इंटरनेट कंपनीज टू ऑफर देयर राइवल फर्म्स लिंक एंड पेमेंट सर्विसेज ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। इन इंडिया ए न्यू लॉ demand all licensed mobile payment platform to be capable of providing interoperability between the wallets. The push from regulators to make payment platforms interoperable comes at a time when the demand for technical experts is a serious concern in the banking industry. जो बता रहे हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट है नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री के पास, और बैंकिंग इंडस्ट्री बड़ी परेशान है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी है, तो और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और वल्नरेबल हो जाता, और वल्नरेबल है क्योंकि एक्सपर्ट्स भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे में इस तरीके के ऑर्डर दिए जाना बैंकों को, जबकि उनके पास एक्सपर्ट्स की कमी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिक्कत कर सकता है। आगे बताते हैं द शॉर्टेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डाटा एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नीडेड बाय द बैंक्स टू रियलाइज देयर डिजिटल एस्पिरेशंस टेंड टू हाइड ए मच वाइडर प्रॉब्लम। तो मतलब स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है बैंक के पास में, टेक्निकल स्टाफ वगैरह की, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और बताते हैं द लैक ऑफ द एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी एंड द डेथ ऑफ द टैलेंट इन बैंकिंग कुड पोटेंशियली लेड टू द फर्दर राइज इन द साइबर अटैक्स ऑन यूजर डिवाइसेज एंड अनटिल दिस मिसमैच इज फिक्स। जब तक कि ये मिसमैच को दूर ना कर लिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट ना कर लिया जाए, और एक्सपर्ट्स वगैरह को मतलब कि मिसमैच की जो कमी है, डेप्थ है जो रिसोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स की, उसको ना फुलफिल कर लिया जाए, है ना, तब तक दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। एंड अनटिल दिस मिसमैच इज फिक्स इट हेल्प्स टू बी केयरफुल एंड एक्सट्रीमली कॉशियस रहना है मोबाइल डिवाइसेज को मेक पेमेंट के यूज में, पेमेंट के लिए जब आप यूज में ले रहे हो तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल डिजिटल हाइजीन प्रैक्टिसेज, तो यूजुअल डिजिटल हाइजीन प्रैक्टिसेज करने के अलावा लाइक कीपिंग द फोन, तो यूजुअल डिजिटल हाइजीनिक प्रैक्टिसेज क्या है, लाइक कीपिंग द फोन अप टू डेट, रीबूटिंग द इट रेगुलरली, कंज्यूमर्स कैन इंश्योर, ठीक है। इसके अलावा और क्या कंज्यूमर्स इंश्योर कर सकते हैं, दे यूज देयर फोन्स फॉर बैंकिंग ओनली व्हेन द डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिक्योर वीपीएन, ठीक है। iOS 16 यूजर कैन टर्न ऑन द लॉकडाउन मोड, ये सजेशन है ना, इस मतलब कि सजेशन बताया जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। तो iOS 16 यूजर्स कैन टर्न ऑन साइबर थ्रेट से बचने के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है, क्या किया जा सकता है वो बताया जा रहा है। iOS 16 यूजर्स कैन टर्न ऑन लॉकडाउन मोड एज इट लिमिट्स द डिवाइस फंक्शनलिटी एंड प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम एनी पोटेंशियल मालवेयर। तो iOS 16 के जो यूजर्स हैं वो लॉकडाउन मोड में रख सकते हैं, फ़ोन को टर्न ऑन कर सकते हैं लॉकडाउन मोड। तो ये सब कुछ था, और जो कि आज के एनालिसिस के अंदर हमने देखा पूरी तरह से। इसी तरीके के एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।